नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पॉलिटी बेसिक्स में आज हम लोग जानेंगे कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ क्या होते हैं। इन दो के बारे में हम लोग बेसिक नॉलेज जानेंगे और बेसिक के बाद ही हमें पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं या गवर्नमेंट के अंग क्या होते हैं। गवर्नमेंट के अंग जो हैं वो गवर्नमेंट को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं या बहुत नेसेसरी होते हैं। जैसे कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को अगर हम देखें, अगर आप ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को या सरकार के अंगों को देखना चाहते हैं तो 3 अंग देखने को मिलेंगे। वो 3 अंग होंगे। इन 3 अंग में जो पहला अंग होगा इसे हम लोग कहेंगे लेजिस्लेचर। इसे हम लोग कहेंगे लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर होता है वो दरअसल विधायिका को कहते हैं। जो दूसरा अंग होता है उसे कहते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव। और जो तीसरा अंग होता है वो होता है जुडिशरी। थर्ड वन इज जुडिशरी। जो विधायिका है, ये विधायिका विधायिका हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो हमारी संसद में या राज्यों की विधानसभाओं में बैठते हैं। तो इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है लॉ मेकिंग बॉडी है। ये कानून बनाने का काम करते हैं, कानून निर्माण का काम करते हैं। ठीक है। अगर लॉ मेकिंग है, अब ये लॉ मेकिंग बॉडी भी दो प्रकार से हो सकती है। अगर मोनार्कियल सिस्टम है, अगर मोनार्कियल सिस्टम है या राजतंत्र है, तो राजतंत्र में जो लॉ मेकिंग बॉडी होगी वो कौन होगा? वो किंग होगा। किंग एज ए लॉ मेकर होगा। लेकिन अगर डेमोक्रेसी है या प्रजातंत्र है जैसे इंडिया में, तो वहां पर लॉ मेकिंग कौन होगा? अकॉर्डिंग टू पीपल, है ना, मतलब पार्लियामेंट। लोग जिनको चुन के भेजेंगे, जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा आती है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? जो विधायिका जो कानून बनाती है, ये जो इन्होंने जो कानून बनाया, तो कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं हिंदी में कार्यपालिका। तो ये कार्यपालिका क्या करती है? इस कानून को लागू करने का काम करती है। ये काम क्या करती है? कानून को लागू करना। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? हमारी कार्यपालिका में कौन आता है? हमारे पीएम साहब आते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब आते हैं, हमारे हमारी कैबिनेट आती है। कैबिनेट मतलब मिनिस्टर्स वगैरह जिसमें शामिल होते हैं, और हमारे ऑफिसर्स आते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है। अब ये एग्जीक्यूटिव को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अब जो इसमें से एग्जीक्यूटिव को दो पार्ट में अगर आपको डिवाइड करना है, तो इसमें से कौन कौन से वो दो पार्ट होंगे, ये इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान देना है। अगर एग्जीक्यूटिव को दो पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो, तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पर दो पार्ट में हम डिवाइड करके देखते हैं। एक हो जाती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है। और जो दूसरी हो जाती है वो हो जाती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है या जो राजनीतिक कार्यपालिका है, इसको राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, ये अस्थायी होती है। ये अस्थायी होती है। जब तक सदन में इनका विश्वास बना हुआ है तब तक ये रहेंगे। और ये बाई इलेक्शन के थ्रू चूज करके आते हैं। ठीक है। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, इसमें हमारे अधिकारी आती है, हमारे ब्यूरोक्रेसी आती है, इसमें हमारे अधिकारी आते हैं, जिसमें आप लोग अपनी तैयारी जो कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, इट्स, और जो भी नीचे लेवल तक की ब्यूरोक्रेसी है वो सभी परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होती है।
ठीक है। अब जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को फिर कुछ पार्ट्स में बांटा गया है। अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की, तो ये जो आपकी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है या जो राजनीतिक कार्यपालिका है, इसको पुनः कई भागों में बांटा गया। ये कई प्रकार की हो सकती है, आप इसको ऐसा भी कह सकते हो। जैसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का एक प्रकार होता है प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव या फिर बोल सकते हो आप राष्ट्रपतीय कार्यपालिका, जैसे यूएसए में है। तो कहीं पर भी क्वेश्चन आएगा जो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल है इसका यूएसए। दूसरा होता है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप इंडिया का एग्जांपल यहां पर लिख सकते हो, इंग्लैंड का एग्जांपल यहां पर आप लिख सकते हो। एक और एग्जीक्यूटिव होती है, इस एग्जीक्यूटिव को हम लोग कहते हैं डुअल एग्जीक्यूटिव, दोहरी कार्यपालिका। डुअल एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं दोहरी कार्यपालिका। और दोहरी कार्यपालिका में क्या होता है, इसमें पावर डिवाइड होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्रांस। फ्रांस जो डुअल एग्जीक्यूटिव होती है ना, इसमें जो पावर होती है ना, ये पावर होती है वो डिवाइड होती है। डिवाइड मतलब अब फ्रांस में दो लोग हैं, एक है प्रेसिडेंट और दूसरा है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अब यहां का जो प्रेसिडेंट है वो यूएसए की तरह है, यूएसए की तरह चूज करके आता है। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया की तरह है। और दोनों में पावर का सेपरेशन कर दिया गया। यहां पर क्या कर दिया गया, यहां पर इन दोनों के बीच में एक बारीक सी लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो इन दोनों के बीच में क्या है, पावर का सेपरेशन है। यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया। सुनो, ये काम तुमको करना है, ये काम हमको करना है, तुम इसमें चू नहीं करोगे और तुम इसमें चू नहीं करोगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का काम किया गया। एक और प्रकार की पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है, और उस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को क्या कहेंगे, जो फोर्थ टाइप है उसको बोलते हैं प्लूरल एग्जीक्यूटिव। प्लूरल एग्जीक्यूटिव। और प्लूरल एग्जीक्यूटिव का बेस्ट एग्जांपल है बेटा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव का बेस्ट एग्जांपल है। स्विट्जरलैंड मतलब यहां पर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, इसके सभी सदस्यों को बराबर की शक्ति है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, और चाहे वो कोई मिनिस्टर हो। मतलब कि राजनीतिक जो कार्यपालिका है यहाँ की जो राजनीतिक एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में शामिल सभी सदस्यों को बराबर की शक्तियां हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कैसे ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम चल रहा है। अब ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में हमने बात की थी 3 लेवल की, जो आपने सबसे पहले पढ़ा। पहली बात हमने की थी लेजिस्लेचर की, और हमने लेजिस्लेचर में क्या बात की थी, हमने लेजिस्लेचर में बात की कि भैया विधायिका की। ठीक है। एग्जीक्यूटिव में बात की हमने कार्यपालिका की, और जुडिशरी में हमने बात की न्यायपालिका की। अभी जुडिशरी की हमने बात नहीं की, अब हम लोग इसको बात करेंगे। तो जो तीसरा पिलर है ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट का, वो है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका कैसे काम करती है, न्यायपालिका को थोड़ा सा समझते हैं। जो थर्ड पिलर है ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट का, वो है अपनी
जुडिशरी। जुडिशरी को बोलते हैं हम लोग न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। अब जो भी विधायिका कानून बनाती है, ठीक है, जुडिशरी का क्या काम है कि संसद ने जो भी कानून बनाए हैं, अब ये कई प्रकार की जुडिशरी अलग अलग देशों में है। अब इसका काम क्या होता है कि विधायिका क्या करती है, विधायिका हमारे यहाँ क्या करती है इंडिया में, कि जो विधायिका द्वारा निर्मित कानून होती है, विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों की समीक्षा करना, ठीक है। और दूसरा काम क्या है इसका, ठीक है, कानून के अनुसार या फिर कानून का उल्लंघन करने वालों को, उनको उल्लंघन करने पर सजा देना, ठीक है। कानून की समीक्षा करना मतलब संविधान के अनुसार वो कानून बना है कि नहीं। अगर वो कानून संविधान के अनुसार नहीं है तो उसको वो नल और वॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब जुडिशरी की हम लोग जो बात कर रहे हैं, जुडिशरी के लिए दो सिस्टम है, दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है। एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट, एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट और दूसरी होती है फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब एकात्मक कहीं अगर सरकार है, और फेडरल मतलब कहीं पर अगर संघीय सरकार है। संघ मतलब जहां राज्यों और केंद्र को की पावर में सेपरेशन है। यूनिटरी गवर्नमेंट जैसे कि हम लोग ब्रिटेन के एग्जांपल ले सकते हैं। यहां पर क्या होता है यूनिटरी गवर्नमेंट में कि जो जुडिशरी होती है ना वो वीक होती है। यहां पर जो जुडिशरी है ना वो कमजोर होती है। और फेडरल गवर्नमेंट में जैसे इंडिया में या फिर यूएसए में जो जुडिशरी होती है ना ये बहुत स्ट्रांग होती है। जुडिशरी यहां पर स्ट्रांग होती है, ठीक है। अब देखिए, अब बात की जाए कि जुडिशरी हमने स्ट्रांग की बात की, तो कुछ चीजें हम बेसिक चीजें आपको बताना चाहेंगे कि अगर कहीं क्वेश्चन आए कि संसद स्ट्रांग, आपको दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश में संसद स्ट्रांग है, तो वो आप कैसे जानोगे कि किस देश की संसद सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो संसद स्ट्रांग कहां पर है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग संसद है इंग्लैंड में, इंग्लैंड में, ठीक है। यहां पर क्या होता है, यहां पर इंग्लैंड की संसद के यहां पर जो कानून चलता है वो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ चलता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार काम चलता है, ठीक है। तो यहां पर जुडिशरी वीक होती है। आप यहां पर देखोगे जुडिशरी आपको वीक मिलेगी, क्यों, क्योंकि संसद किसके द्वारा चलती है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और विधि स्थापित करने का काम कौन कर रहा है, संसद। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार इंग्लैंड का शासन चलता है, जिसको बोलते हैं प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर शासन चलता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसको बोलते हैं यथोचित विधि प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया कहते हैं इसको, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो यहां पर जुडिशरी स्ट्रांग होती, ठीक है। इस वाले केस में क्या हो जाएगी, जुडिशरी वीक हो जाएगी, जुडिशरी कमजोर हो जाएगी। अब जुडिशरी स्ट्रांग है तो ऐसे कहां पर है, यहां पर इसका एग्जांपल देख सकते हो आप, यूएसए में, इंडिया में, इसी प्रकार का होता है। तो जहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट, इंग्लैंड में क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, ठीक है। यूएसए में और इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है,
लाइक फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल बोल सकते हो या आप यूनियन बोल सकते हो। इंडिया में यूनियन बोलते हैं, यूएसए में इसको फेडरल बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट है। तो टोटल मिला के ये जो तीनों ऑर्गन थे, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स है। इनके बीच में क्या है बेटा, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स का रूल काम करता है, मतलब शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत काम करता है। आप बनाइए विधि, हम जांच करेंगे और हम लागू करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि यहां पर सेपरेशन ऑफ, तो तीनों लेबल एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये तीनों लेबल एक दूसरे से रिलेटेड जरूर हैं, लेकिन इनमें सेपरेशन ऑफ पावर्स के द्वारा एक दूसरे के साथ रिलेशन बना हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में एक और टॉपिक को उठा रहे हैं, बहुत जरूरी भी है वो, और हमें उसके बारे में जानना भी चाहिए। वो टॉपिक है अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ, कानून के प्रकार या कितने प्रकार का कानून होता है, ठीक है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ को देखने जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, या कह सकते हो जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है कि कानून के प्रकारों को समझने में, तो सबसे पहला होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ में, जो पहला है उसको बोलते हैं पॉजिटिव लॉ। ये पॉजिटिव लॉ क्या होता है, नाम से ही आपको पता होगा, इसको हिंदी में बोलेंगे सकारात्मक कानून। ये सकारात्मक कानून क्या होते हैं, ठीक है। ये एक लोगों के समूह के द्वारा बनाए जाते हैं, जब भी बनाए जाएंगे मेक बाय ग्रुप ऑफ पीपल, मेक बाय ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ये लोगों के समूह के द्वारा बनाए जाएंगे। ये कहां पर देखने को मिलेंगे, ये मोस्टली आपको डेमोक्रेसी में मिलेंगे, मोस्टली ये मोस्टली आपको डेमोक्रेसी में देखने को मिलेगा, जैसे ब्रिटेन में, जैसे ब्रिटेन, ठीक है। ये मोस्टली वहां भी देखने को मिलते हैं, ऐसी डेमोक्रेसी में जहां न्यायपालिका की शक्तियां संसद से कम है, जहां जुडिशियरी वीक है, ये वहां देखने को मिलेंगे पॉजिटिव। दूसरा बेटा होता है नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ जिसको बोलते हो प्राकृतिक या नैसर्गिक, इसको आप प्राकृतिक भी कह सकते हो, और कुछ बुक इसको नैसर्गिक कानून भी कहती है हिंदी में, ठीक है। अब जो प्राकृतिक या नैसर्गिक कानून होते हैं भैया, वो होते कहाँ हैं, नाम से ही पता है, इनको बोल रहे हैं क्या, प्राकृतिक कानून। मतलब ये इसको प्रकृति स्वयं बनाती है, स्वयं प्रकृति द्वारा निर्मित है, ठीक है। इस प्रकार की जहां पर नेचुरल लॉ एग्जिस्ट करता है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होती है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी मिलेगी, प्लस साथ में यहां पर जुडिशियल सुप्रीमेसी भी मिलेगी, जुडिशियल सर्वोच्चता भी मिलेगी, क्योंकि किसी वजह से अगर किसी के कानून छीने जाते हैं तो वहां पर जुडिशियल सुप्रीमेसी आ जाएगी। तो संसद का कानून नैसर्गिक कानून से बड़ा नहीं, यदि हुआ तो न्यायपालिका उनको रद्द कर सकती है, याद रखना, संसद का कानून नेचुरल लॉ से बड़ा नहीं होगा, संसद का कानून नेचुरल लॉ से बड़ा नहीं, अगर हो गया तो कोई बात नहीं, जुडिशियल है ना, जुडिशरी क्या करेगी, उसको रद्द कर देगी। एक और कानून होता है जो नेक्स्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉ या लोक विधि, कॉमन लॉ या फिर लोक विधि। अब ये कॉमन लॉ या लोक विधि का क्या मतलब है, ये लोक विधि मतलब परंपरा की बात कर रहे हैं।
अब जहां पर परंपरा आ जाए, वर्ड आ जाए परंपरा, है ना, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, वो अमिताभ बच्चन वाला वो नहीं, तो जहां पर परंपराएं कानून बन जाए, ट्रेडिशन, है ना, जहां पर परंपरा क्या बन जाए, वो कानून बन जाए। जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन में कई सारे ट्रेडिशंस को ला मान लिया गया है। ठीक है, एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ मतलब ईश्वरीय कानून। जो फोर्थ है वो होता है डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ईश्वरीय कानून। अब ये ईश्वरीय कानून क्या है, ये मोस्टली थियोक्रेसी में मिलेगा, जहां पर धर्म तंत्र होगा, थियोक्रेसी में देखने को मिलता, मतलब जहां धर्म ही कानून हो, जहां पर धर्म ही कानून हो। इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हो वेटिकन सिटी, ठीक है, और सऊदी अरब। तो ऐसे देश जहां पर धर्म ही कानून है, धर्म में जो कहा गया है उसी को कानून मान लिया जाता है। अब ये जो नेचुरल लॉ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेचुरल जस्टिस होगा और वो जस्टिस जुडिशरी प्रोवाइड कराएगी। तो एक कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है। जब भी नेचुरल जस्टिस की बात होगी तो आखिर वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस को हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसी को मान लो कोई एक अभियुक्त है या एक्यूज्ड है, ठीक है, अब कोई एक्यूज्ड है, एक्यूज को बोलते हैं अभियुक्त, ठीक है। अब इसके खिलाफ मान लो कोई जज डिसीजन दे देता है, तो लेकिन जज ऐसे ही नहीं कि इसको बिना सुने डिसीजन दे दे, है ना, कि आ गए हो और एकदम तुगलकी फरमान जज सामने सुने, अच्छा तुम अभियुक्त हो, अच्छा तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगाए गए, तो जज पूछेगा भैया तुमको कुछ कहना है तो तुम बताओगे ना। तो एक्यूज क्या करेगा, अपने मुंह से बुलवे या बोलेगा, क्या बोलेगा कि जज को निर्णय से पहले इसको अपना पक्ष, तो एक्यूज को अपना पक्ष रखना होगा, अपना पक्ष रखना होगा। एक्यूज अपना पक्ष बताएगा, नहीं साहब हमको गलत फंसाया गया है, माई बाप हम बेकसूर हैं, हमको जबरदस्ती उठा लिया गया, ठीक है। तो सबूतों के आधार पर डिसीजन सुना देगा, ठीक है। अब जो एक एक्यूज्ड है, एक अभियुक्त है, और दूसरे ने जिसके इस ऊपर जिसको अभियुक्त, जिसने अब इसको अभियुक्त बनाया, तो दूसरा पक्ष, तो जज को डिसीजन सुनाने से पूर्व, ठीक है, जज को निर्णय सुनाने से पूर्व, यानी एक कोई सुन लिया, निर्णय सुनाने से पूर्व दोनों पक्षों को सुनना होगा, दोनों पक्षों को सुनना होगा। अब जो तीसरी चीज है कि ये नहीं कि गरीब लोग ही चोर होते हैं, ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, अमीर लोग बहुत अच्छे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं, है ना, ऐसी चीजें नहीं बोलनी है क्योंकि ये पूर्वाग्रह है। तो जजेस को, जितने भी जजेस होते हैं, इनको जुडिशरी में सिखाया जाता है नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के लिए कि आपको पूर्वाग्रह से दूर रहना है, को पूर्वाग्रहों से दूर रहना है। अब मान लो एक व्यक्ति बहुत अच्छा है लेकिन मीडिया ने उसको दोषी ठहरा रखा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि वही दोषी हो, उसी ने मर्डर किया और रियल में उसने मर्डर नहीं किया है, तो जजेस मीडिया के फेवर के अनुसार एक पूर्वाग्रह ना बना ले, है ना, कि नहीं भैया ये तो गलत, पूरी दुनिया उसको गलत मतलब गलत कह रही है, हो सकता है कि वो सही हो। तो जज को क्या है, सबूतों के आधार पर निर्णय देना है, तो पूर्वाग्रह पे नहीं, ठीक है। अब जज ने जो निर्णय दिया, जज निर्णय के कारणों को भी बताएगा कि भैया इसलिए दिया, कि ऐसे कौन कौन से सबूत थे जिसके आधार पर इनको गुनहगार सुनाया, कि कौन से सबूत नहीं थे जिसकी वजह से उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो नेचुरल जस्टिस सिद्धांत में एक और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्यूज को अपने खिलाफ गवाही देने को बाध्य नहीं किया जा सकता,
एक्यूज्ड को खुद के खिलाफ गवाही के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। गवाही के लिए आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। ये नहीं कि भैया कह दिया कि सुनो कि भैया तुमको देना है गवाही, तो पुलिस क्या करती है, पकड़ लेती है ना, बोल बोल तू ही लादेन है, बोल बोल तू ही लादेन है। एक आदमी को पकड़ लिया, बोल तू ही शेर है, तू ही शेर है। नहीं, तो एक्यूज को खुद के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य देना कि हाँ भैया, बाकी पुलिस का डंडा जब पड़ता है तो भैया कोई भी कुछ भी कबूल लेता है, लेकिन उसको बड़ी स्वतंत्रता है कि यहाँ पर भैया कुछ भी कबूल ले, कोर्ट में जाके बदल जाए ससुरा, तो ससुरा वहाँ बदल गया तो क्या हो जाएगा, तो पुलिस ऐसी तैसी हो जाएगी। तो वो वहाँ जाके बोल दे माई बाप बहुत मारे हमको, वो लिखवा लिए रहे, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं, तो एक्यूज को खुद के खिलाफ गवाही के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। तो इंडियन जुडिशरी इन पांचों प्रोसीजर्स को, इन पांचों पॉइंट को, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने के लिए इन पर बड़ा ध्यान देती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नेचुरल जस्टिस के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ और हमारे गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।